हेलो एंड नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल, हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 की। हाँ, जिसे हम आगे BNS 2023 कहेंगे। ये वो कानून है जिसने इंडियन पेनल कोड यानी IPC को रिप्लेस कर दिया है। और IPC तो लगभग 150 साल पुराना कानून था, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। और इसलिए चाहे आप एडवोकेट हो, लॉ के स्टूडेंट हो, पुलिस में हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए इसको समझना अनिवार्य है। बिल्कुल। तो आज हम इसकी जो मेन सेक्शंस हैं उन पर बात करेंगे और कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे ताकि एग्जाम में कोई सवाल ना छूटे। ठीक है, तो शुरू कहाँ से करें? इसके बेसिक स्ट्रक्चर से। हाँ, सबसे पहले कुछ बुनियादी बातें जो सीधे सीधे एग्जाम में आती हैं। इसका एक्ट नंबर है 45। एक्ट नंबर 45, ओके। और इसमें कुल 358 धाराएं हैं यानी सेक्शंस हैं और 20 अध्याय यानी चैप्टर्स। अच्छा, मतलब IPC के मुकाबले सेक्शंस कम हुई हैं। हाँ, थोड़ा सिस्टमैटिक करने की कोशिश की गई है। अब आते हैं दो सबसे जरूरी तारीखों पर। जी। पहली, राष्ट्रपति की मंजूरी मिली 25 दिसंबर 2023 को, क्रिसमस का दिन। ओके, 25 दिसंबर 2023। और दूसरी, ये पूरे देश में लागू हुआ 1 जुलाई 2024 से। ये दोनों तारीखें बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 जुलाई 2024 के बाद से जो भी क्रिमिनल केसेस हैं वो सब अब BNS के तहत रजिस्टर होंगे। बिल्कुल सही। उस तारीख या उसके बाद हुए किसी भी अपराध पर BNS 2023 ही लागू होगा। और उससे पहले के मामलों पर? उन पर पुरानी IPC ही चलेगी। कानून पिछली तारीख से लागू नहीं होता। राइट, एक क्लियर कट ऑफ डेट है। एग्जैक्टली। चलिए अब कानून के अंदर चलते हैं। धारा 2 में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। जैसे कोर्ट 27 में बेईमानी या डिसऑनेस्टली और 224 में अपराध या ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। ठीक है। फिर आती है धारा 4 जो दंड के प्रकार बताती है। BNS में अब कुल 6 प्रकार के दंड हैं। इसमें कुछ नया भी जोड़ा गया है? हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नया दंड है सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस। अच्छा, ये सामुदायिक सेवा का विचार तो काफी नया है। इसमें किस तरह की सजा हो सकती है? देखिए, ये एक सुधारवादी कदम है छोटे मोटे अपराधों के लिए। ओके। मान लीजिए किसी ने कोई छोटा अपराध किया तो उसे जेल भेजने के बजाय कोर्ट कह सकती है कि आप 50 घंटे किसी पार्क की सफाई कीजिए या किसी वृद्धाश्रम में सेवा कीजिए। बिल्कुल। मकसद सिर्फ सजा देना नहीं है बल्कि अपराधी को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना है। समझ गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत काम की ट्रिक, ये आपको हमेशा काम आएगी। जी बताइए। FIR हमेशा दंड यानी पनिशमेंट वाली धारा में होती है, परिभाषा यानी डेफिनेशन वाली धारा में नहीं। ओके, इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? जरूर। जैसे धारा 61(1) में षड्यंत्र यानी कंस्पिरेसी के परिभाषा है कि षड्यंत्र होता क्या है। ठीक है। लेकिन केस दर्ज होगा धारा 61(2) के तहत क्योंकि उसमें उसके लिए दंड का प्रावधान है। परिभाषा तो सिर्फ समझने के लिए है। सही बात है, FIR तो सजा दिलाने के लिए होती है। एग्जैक्टली। अब आते हैं महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर। BNS में इस पर काफी फोकस है। जी। साधारण दुष्कर्म, उसकी परिभाषा है धारा 63 में और दंड है धारा 64 में। परिभाषा और दंड अलग अलग? हाँ, फिर कुछ विशिष्ट स्थितियां भी हैं जैसे धारा 67 जो सेपरेशन के दौरान पत्नी के साथ दुष्कर्म से डील करती है और धारा 68 जब कोई अथॉरिटी पोजीशन वाला व्यक्ति जैसे पुलिस अफसर या डॉक्टर ऐसा अपराध करे। पीड़िता की उम्र के आधार पर सजा को और सख्त बनाया गया है। अच्छा, कैसे? अगर पीड़िता 18 वर्ष से कम है तो सजा ज्यादा, 16 से कम है तो और ज्यादा, और अगर 12 वर्ष से भी कम उम्र की है तो उम्र कैद या मृत्युदंड तक का प्रावधान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीड़िता की उम्र जितनी कम होगी कानून अपराधियों के लिए उतना ही कठोर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। इसके पीछे का सिद्धांत है वल्नरेबिलिटी। कानून मानता है कि एक छोटी बच्ची सबसे ज्यादा सुरक्षा की हकदार होती है। सही बात है, ये एक जरूरी बदलाव है। अब आगे बढ़ते हैं। सिर्फ शारीरिक सुरक्षा नहीं, BNS महिलाओं की निजी आजादी और गरिमा पर भी जोर देता है। डिजिटल युग के अपराधों को भी शामिल किया गया होगा? बिल्कुल। जैसे धारा 72, इसके तहत किसी यौन अपराध की पीड़िता की पहचान उजागर करना, जैसे उसका नाम या फोटो मीडिया में देना, एक दंडनीय अपराध है। ये बहुत जरूरी था। फिर धारा 75 है सेक्सुअल हरासमेंट के लिए। धारा 77 है वॉयरिज्म के लिए, यानी किसी के निजी पलों में छुपकर देखना या वीडियो बनाना। और स्टॉकिंग, उसका क्या? उसके लिए है धारा 78 पीछा करना।
चाहे वो सड़क पर हो या सोशल मीडिया पर, दोनों अब बराबर के अपराध हैं। बहुत अच्छा। अब विवाह संबंधी अपराधों पर आते हैं। हाँ। इसमें धारा 80 है दहेज मृत्यु या डाउरी डेथ। ओके। धारा 82 है द्विविवाह या बिगेमी के लिए। धारा 85 पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के लिए। और क्रूरता क्या है ये धारा 86 में बताया गया है। और गर्भपात? उसके लिए धारा 88 है। ठीक है, अब आते हैं सबसे गंभीर अपराध पर, हत्या। मानव शरीर के विरुद्ध अपराध। यहां कुछ बहुत बड़े बदलाव हैं। पहले तो धारा 100 में है कल्पेबल होमिसाइड और धारा 101 में है मर्डर की परिभाषा। इन दोनों में फर्क क्या है? एक सूक्ष्म सा फर्क है इरादे का। हर हत्या कल्पेबल होमिसाइड होती है, लेकिन हर कल्पेबल होमिसाइड हत्या नहीं होती। अच्छा। हत्या के लिए दंड है धारा 103(1) में, लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव है मॉब लिंचिंग। बिल्कुल, इसे पहली बार कानून में एक अलग अपराध के तौर पर जगह दी गई है, धारा 103(2). इसके तहत क्या है? इसके तहत जब 5 या उससे ज्यादा लोग मिलकर किसी की जाति, समुदाय या लिंग के आधार पर हत्या करते हैं तो उन पर यह धारा लगेगी। सजा उम्र कैद से लेकर मृत्युदंड तक है। सर, एक सवाल है, जब हत्या के लिए पहले से ही धारा थी तो मॉब लिंचिंग के लिए एक अलग से धारा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत अच्छा सवाल है। जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि भीड़ का मनोविज्ञान अलग होता है। कैसे? भीड़ में हर व्यक्ति को लगता है कि जिम्मेदारी सब पर है, इसलिए किसी एक पर नहीं है। इस डिफ्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण दोषी बच जाते थे। अब पूरे समूह को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। समझ गए, ये एक तरह से भीड़ के आड़ में की जाने वाली हिंसा पर रोक लगाएगा। हाँ, संदेश यही है। अब आगे देखते हैं उपेक्षा से जुड़े मामले, जैसे सड़क दुर्घटना। हाँ, हिट एंड रन को लेकर भी नए नियम आए हैं। बिल्कुल। धारा 106(1) है उपेक्षा से मृत्यु। मान लीजिए लापरवाही से गाड़ी चलाने से किसी की मौत हो गई, इसमें 5 साल तक की सजा है। ओके। लेकिन धारा 106(2) खास तौर पर हिट एंड रन के लिए है। इसका मतलब दुर्घटना करने के बाद अगर आप भाग जाते हैं, पुलिस को नहीं बताते, तो ये एक गंभीर अपराध है। इसके लिए 10 वर्ष तक की कठोर सजा है। यानी दुर्घटना के बाद की गैर जिम्मेदारी को भी दंडित किया जा रहा है। एग्जैक्टली। फिर धारा 108 है आत्महत्या के लिए उकसाने पर। इसमें 10 वर्ष तक की सजा है। ठीक है, अब चोट या उपाहति यानी हर्ट से संबंधित अपराध। उसे 3 भागों में बांटा गया है। साधारण उपाहति यानी सिंपल हर्ट, धारा 114 और 115(2). ठीक है। फिर है घोर उपाहति यानी ग्रीवियस हर्ट, जैसे हड्डी तोड़ देना। यह है धारा 116, 117 और 118 में। और एसिड अटैक? वो तीसरा और सबसे गंभीर है। उसके लिए अलग से धारा 124 है। अब आते हैं किसी की आजादी छीनने वाले अपराधों पर। हाँ, इसमें 2 चीजें हैं, अवरोध और परिरोध। धारा 126 है सादोष अवरोध। इसका मतलब है मैं आपको एक दिशा में जाने से रोकूं। लेकिन बाकी जगह आप जा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन धारा 127 सादोष परिरोध ज्यादा गंभीर है। इसका मतलब है आपको एक कमरे में बंद कर देना जहां से आप कहीं नहीं जा सकते। समझ गई, एक में एक दिशा ब्लॉक है, दूसरे में हर दिशा। करेक्ट। इसके बाद व्यापाहरण या किडनैपिंग से जुड़ी धाराएं 137 और 138 हैं। इसमें धारा 139 बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें क्या खास है? वो भीख मांगने के लिए बच्चे का व्यापाहरण करने को एक गंभीर अपराध बनाती है। अच्छा। अब आते हैं संपत्ति से जुड़े अपराधों पर। चोरी, लूट, डकैती। हाँ, इनका क्रम एक सीढ़ी जैसा है। सबसे नीचे है चोरी, जिसका दंड धारा 303(2) में है। चुपके से कुछ ले लेना। ठीक है। फिर एक कदम ऊपर एक नया अपराध जोड़ा गया है, स्नैचिंग यानी झपट्टा मारी। इसके लिए नई धारा है 304, जैसे गले से चेन खींच लेना। चोरी के साथ बल का प्रयोग? हाँ, अचानक बल। हाँ। उससे ऊपर है लूट, रॉबरी, धारा 309 में। इसमें हिंसा या हिंसा की धमकी होती है, जैसे चाकू दिखाकर वॉलेट मांगना। और सबसे ऊपर है डकैती, डकॉयटी, धारा 310। ये वही लूट है, लेकिन जब उसे 5 या उससे ज्यादा लोग मिलकर करते हैं। तो लूट और डकैती में मुख्य अंतर सिर्फ लोगों की संख्या का है। बिल्कुल ठीक। 4 लोग हैं तो लूट, 5वां शामिल हो गया तो डकैती, और सजा और कठोर। ठीक है।
अब कुछ और इम्पोर्टेंट सेक्शंस देख लेते हैं। अंत में कुछ अन्य अपराध जैसे राज्य के विरुद्ध अपराधों में धारा 152 है, जो देश की संप्रभुता को खतरा पहुंचाने से जुड़ी है। ओके। लोक व्यवस्था से जुड़े अपराधों में धारा 191, 194 बलवा या राइटिंग के लिए है। चुनावी भ्रष्टाचार, उसके लिए धारा 170 है। चुनावी रिश्वत, फिर धारा 229 है झूठे सबूत देने के लिए, और धारा 238 सबूत मिटाने के लिए। और चीटिंग और डेफेमेशन। चीटिंग के लिए धारा 318 है और मानहानि या डिफेमेशन के लिए धारा 356। तो हमने काफी सारी प्रमुख धाराओं को कवर कर लिया है। हाँ, हमने देखा कि बीएनएस में मॉब लिंचिंग, हिट एंड रन, स्नैचिंग जैसे नए अपराध जोड़े गए हैं और सामुदायिक सेवा जैसे नए दंड का प्रावधान है। इसका उद्देश्य भी तो दंड से न्याय की ओर बताया गया है। बिल्कुल, फ्रॉम पनिशमेंट टू जस्टिस। अब अंत में एक सोचने वाली बात, जी, क्या सिर्फ कानूनों को बदल देने से समाज में न्याय की स्थापना हो जाएगी, या इसके लिए कानून को लागू करने वाली एजेंसीज, पुलिस, न्यायपालिका और हम सब की यानी समाज की मानसिकता में भी बदलाव जरूरी है? ये एक बहुत गहरा सवाल है, इस पर विचार जरूर करना चाहिए। जरूर करिएगा। अगली क्लास में मिलेंगे।